पिछले वीडियो में हम लोग कुछ जीवों के श्वसन अंग के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग बातें करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, मानव श्वसन तंत्र में बहुत सारे चीजें आता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होता है, तो इसे हम बहुत बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं श्वसन मार्ग क्या है। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे श्वसन मार्ग के नाम है, जैसे नासिका छिद्र है, नासिका कपाट है, ग्रसनी है, स्वर तंत्र है, ग्रस नली है, श्वसन नली जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, ब्रोनकाई है, ब्रोनिक्यूल्स है और वायु कोष्ठक है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहले समझते हैं नासिका छिद्र क्या है। तो देखिए, ये हमारा, मेरे नाक को आप लोग देखिए और समझिए, ये हमारा नाक है और इसमें बहुत छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं। जो वातावरण से हम लोग जो गैसेस लेते हैं, उस गैसेस में बहुत सारे डस्ट होते हैं, छोटे छोटे धुलकन होते हैं, उसे नाक का बाल चिपका लेते हैं। उसके बाद नासिका कपाट है, यहाँ ये नाक का हड्डी है, इसे एक बार मार दो जोर से तो काफी चोट लगती है। और ये नासिका कपाट में म्यूकस पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे नाक का बाल नहीं छान पाता है, उसे ये म्यूकस चिपका लेता है अपने अंदर में। और वही सप्ताह 2 सप्ताह बाद हम लोग ऐसे ऐसे करके व्हाइट व्हाइट सा निकालते हैं। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक नासिका कपाट क्या है। इसके बाद आता है ग्रसनी, फेरिंक्स जिसे बोलते हैं। ये दो भागों में बटा होता है, इस तरह दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है जो फूट वाली होता है, तो दूसरा भाग होता है जो विंड वाली मतलब एयर वाली होता है, हवा वाली होता है। और इसे नियंत्रित जो करने का काम करता है उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। ये मस्तिष्क के नियंत्रण में काम करता है। यही कभी कभार अनियंत्रित हो जाता है, मतलब हम लोग कहीं और ध्यान रखते हैं और खाना खाते रहते हैं या पानी पीते रहते हैं, तो उस वक्त हमारा जो अनाज है या जो पानी है वो हवा वाली पाइप के रास्ते फेफड़ा में आ जाता है और वही हचकी आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग तुरंत बाहर करते हैं। मतलब फेफड़ा पानी और अनाज को बर्दाश्त नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए, ग्रसनी तक। अब स्वर तंत्र की बातें करते हैं। ये हमारा जो है ना, यहाँ ये साउंड बॉक्स है, ये स्वर तंत्र है। ये हवा के नियंत्रण से ही चलता है, हवा उसमें फोर्स करता है तभी चल पाता है। उसके बाद है देखिए श्वसन नली। श्वसन नली को इंग्लिश में हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। इसका लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर और व्यास होता है 16 सेंटीमीटर। ये सिंगल पाइप होता है। इसके बाद क्या है, ब्रोनकाई है। ये देखिए, ये ट्रेकिया है। ये देखिए, ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया जब दो भाग में बढ़ता है तो इसे ब्रोनकाई बोलते हैं। और ब्रोनकाई में बहुत सारे ब्रांचेज बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोनिक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोनिक्यूल्स इसे बोलते हैं। और इसी ब्रोनिक्यूल्स में बहुत छोटे छोटे से गुब्बारे जैसी रचनाएं पाई जाती है। ये गुब्बारे जैसी रचना यहाँ पे जो दिख रहा है, ये गुब्बारे जैसी रचना पाया जाता है। इसे हम लोग एल्वलाई या हिंदी में वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एल्वलाई या वायु कोष्ठक। किसे, जो गुब्बारे जैसी रचना पाया जाता है उसी को हम लोग एल्वलाई या वायु कोष्ठक बोलते हैं। इसकी संख्या एक फेफड़ा में 3 गुनी 10 के पावर 8 होता है। कितना होता है, 3 गुनी 10 के पावर 8 होता है। और बात करें दोनों फेफड़ों की तो 7 गुनी 10 के पावर 8 हो जाता है। दोनों फेफड़ों में कितना होता है, एल्वलाई की संख्या 7 गुनी 10 के पावर 8 होता है। ये देखिए, बायां फेफड़ा जो है छोटा है और दायां फेफड़ा क्या है, बड़ा है। बायां फेफड़ा छोटा होने के कारण है इसके नीचे हृदय होता है, जो आसानी से कंफर्टेबली वर्क कर सके, इसलिए बायां फेफड़ा क्या है, छोटा है। इसमें डायफ्राम लगा होता है। ये डायफ्राम का काम होता है, ये संयोजी टिश्यू तक, संयोजी ऊतक से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। डायफ्राम किससे बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है या कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये देखिए, हमारा फेफड़ा सांस लेने के लिए जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल है, सांस छोड़ने के लिए नहीं है। इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू का होना बहुत जरूरी है। ये अचानक से मरता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। तो हम लोग समझ गए मानव श्वसन तंत्र के बारे में। अब हम लोग समझते हैं मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए, हम लोग इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बाहरी वातावरण से गैसेस लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, ऑक्सीजन होता है 21%। और इसे छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन 78% वापस कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं और ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, वो एल्वलाई के पास आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। एल्वलाई में जैसे आता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे आता है और सभी गैसेस को लेके प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है, जहाँ पे हमारा पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। और वहां पे जैसे पहुंचता है हीमोग्लोबिन लेकर ऑक्सीजन को, तो तुरंत क्या बनाता है, देखिए ये हमारा भोजन है जो कोशिका में पच के ग्लूकोज के रूप में जमा है और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है। तो एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसमें, एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब एंजाइम उत्प्रेरक क्या है उसको समझिए। देखिए, उत्प्रेरक का मतलब होता है जैसे कहीं आग लगाया, उसमें थोड़ा और पेट्रोल डाल देंगे तो आग अधिक हो जाएगा, तो यही काम करता है एंजाइम।
तो बनाता क्या है उसको समझिए। CO2 बनाता है, क्या बनाता है? CO2 बनाता है, थोड़ा जल बनाता है और ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है, मतलब अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। और पुनः अधिक ऊर्जा का निर्माण करने के बाद पुनः हीमोग्लोबिन CO2 को लेकर कहाँ आता है? एल्वलाई में, और एल्वलाई के द्वारा होते हुए ब्रोनिक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स होते हुए नासिका क्षेत्र के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये सभी श्वसन क्रिया है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट फिलहाल ले सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब अभिक्रिया करेगा या मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध फेफड़ा करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है। क्षमता किडनी है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है। रक्त और CO2 मिलेगा तो क्या बनेगा? रक्त और CO2 बनाएगा। रक्त और O2 मिलेगा तो शुद्ध रक्त बनेगा। कैसा बनेगा? शुद्ध रक्त बनेगा। शुद्ध रक्त बनेगा। और रक्त जब CO2 के साथ मिलेगा तो अशुद्ध रक्त बनेगा। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो सीना क्या हो रहा है? फूलता है, और सांस छोड़ते हैं तो सीना क्या होता है? पिचकता है। अब हम लोग बातें करते हैं श्वसन क्रिया में फेफड़ा को कौन कौन सहयोग करता है। तो श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग करता है 12 जोड़ी फसलियां, 12 जोड़ी फसलियां, फिर उदर गुहा की मांसपेशियां, उदर गुहा की मांसपेशियां, फिर कौन करता है? संयोजी ऊतक यानी डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। ये डायफ्राम किससे बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है। डायफ्राम किससे बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है। और गर्भवती महिला को सांस लेने में कौन? तो फसलियां मदद करता है। तो ये सभी है। अब हम लोग समझते हैं कोरोना के बारे में। देखिए हम अभी पढ़े हैं मुंह के खाली जगह को मुख गुहा बोलते हैं, पेट के खाली जगह को उदर गुहा बोलते हैं, और वक्ष के खाली जगह को वक्ष गुहा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो खाली रहता है तब तो हम लोग सांस लेते हैं। कोरोना के समय में यही क्या हो रहा था? फेफड़ा को भर दे रहा था, जिससे इंसानों की मौत हो जा रही थी। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में वायु कोष को गीला कर देता है, एल्वलाई को क्या करता है? गीला कर देता है। इसी तरह देखिए टीबी एक जो बीमारी होता है, उस टीबी बीमारी के बारे में समझते हैं। देखिए टीबी नामक जो बीमारी होता है उसमें जो एल्वलाई है, गुब्बारे जैसी जो रचना है, ये क्या होता है? फट जाता है। अब फटेगा तो चूंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमेशा रहता है, अब हीमोग्लोबिन जब यहाँ रहता है और उसमें टीबी में खांसता है लोग, तो खांसता है तो कफ आएगा, तो कफ ना के ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खखड़ जाता है, एक खखड़ जाता है। एल्वलाई क्या होता है? खखड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है? ब्लड मुंह से बाहर आता है टीबी में। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना कैसा क्रिया है। तो ये आंतरिक श्वसन की क्रिया है। कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है या प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना या शोषण होना आंतरिक क्रिया, जबकि फेफड़ा तक जो शोषण होता है, जो सांसें आती है, उसे क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक बार जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना गैसेस को अंदर में लेते हैं। तो 400 से 500 ml तक लेते हैं, मतलब मोटा मोटी आधा लीटर लेते हैं। और एक बार हुमच के जब लेंगे तो 600 ml लेंगे। कितना लेंगे? 600 ml। एक बार हुमच के लिए तो कितना लिए? 600 ml। ऐसे सामान्य जब बातें हो तो 400 से 500 मतलब आधा लीटर करीबन हम लोग क्या लेते हैं? और गैस को लेते हैं। टिडल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है एक बार में जो हम लोग लेते हैं? तो वो 600 ml हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पर्वतरोही होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को ले जाते हैं। पर्वतरोही क्या करते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को ले जाते हैं। जबकि समुद्ररोही होते हैं, समुद्ररोही मतलब समुद्र में अंदर जो गोटा लगाने वाला होता है वो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले ही जाता है, लेकिन कब? जब 300 फीट की गहराई तक हो, तब 300 तक की गहराई तक हो तभी। अगर इसके नीचे जाओ, इसके नीचे अगर जाए तो ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाएगा। इसके नीचे 300 फीट के नीचे अगर जाता है तो क्या क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा और हीलियम लेके जाएगा। अब बातें करते हैं आईसीयू की। आईसीयू का पूरा नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है? आईसीयू का पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें होता है उसको समझते हैं। तो आईसीयू में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है। आईसीयू में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। अब हम लोग बातें करते हैं, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग बातें करते हैं क्या हम लोग केवल ऑक्सीजन को लेते हैं? तो नहीं, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी गैस होता है, और भारी जब गैस होगा तो चोट फेफड़ा को लगेगा और उससे मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
ये सभी गैसेस का मिश्रण हम लोग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए और इस तरह श्वसन हम लोग क्लियर कर दिए। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में।